आप सभी शिक्षक संवर्ग साथियों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश्वर सिंह लोढ़िया, सहायक शिक्षक फेडरेशन छत्तीसगढ़ में प्रांतीय प्रवक्ता के पद पर फिलहाल हूँ। विगत के दिनों से पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने के बाद पूरे प्रदेश भर से हमें ऐसे अनेक सवाल मिले। शिक्षकों के मन में विभिन्न तरह की जिज्ञासाएं हैं, जिसका उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले पुनः नमस्कार कर दूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का मेरा पहला सवाल है, उसके बाद मैं सवालों के उत्तर भी देने की कोशिश करूंगा और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप इन उत्तरों से पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे। हमारा पहला आज का सवाल है कि क्या विकल्प पत्र भरने वाले सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति मिलेगी? तो इस पर मेरा कहना है कि विकल्प पत्र भरने का कोई नियम न तो अभी तक राज्य शासन ने जारी किया है और न ही किसी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से यह विधिवत आदेश के रूप में जारी हुआ है। तो यह सहायक शिक्षक संगठन या किसी और संगठन की एक मांग थी कि जो शिक्षक योग्यता रखते हैं यूडीटी के लिए, उन्हें विकल्प पत्र भर देना चाहिए ताकि वो प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत ना होकर के इन फ्यूचर यूडीटी के पद पर पदोन्नत होंगे। तो बहुत सारे जिलों में ये पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान ये पत्र भरवाई गई, लेकिन आज पर्यंत इस पत्र के माध्यम से कोई विधिवत आदेश संबंधित डीओ या जीडी या डीपीआई से जारी नहीं हुआ है। तो मेरी आप सभी से इस पर यह दरख्वास्त है कि आगे पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होनी है, तो आप जल्द से जल्द अपने विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से जिन्होंने विकल्प पत्र भरा है वो अपने संबंधित अधिकारी के पास जाएं और उनसे इस बाबत जल्द से जल्द एक सर्कुलर जारी करने के लिए मांग करें। दूसरी बात, क्या प्रधान पाठक यूडीटी के लिए पात्र हैं? तो इस पर मेरा उत्तर है कि किसी भी विभाग में जो पदोन्नति होती है वो निचले क्रम से उच्च क्रम की ओर होती है और चूंकि जो 2019 का शिक्षक सेवा भर्ती एवं पदोन्नति अधिनियम है, उसके अनुसार प्राइमरी का प्रधान पाठक और मिडिल का उच्च वर्ग शिक्षक दोनों का जो पद है वो बिल्कुल सिमिलर है, पैरेलल है। इसलिए पैरेलल पदों पे आपकी पदोन्नति की प्रक्रिया संभव ही नहीं है। हम वेतन को भी अगर देखते हैं तो प्राइमरी का जो प्रधान पाठक है उसका पे स्केल और जो मिडिल स्कूल पे जाने वाला यूडीटी है उसका पे स्केल, दोनों का पे स्केल पैरेलल है। इसलिए इस पद से उस पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया संभव ही नहीं है। दूसरी बात हम देखते हैं कि राजपत्र में जो यूडीटी का प्रमोशन है उसके लिए लिखा हुआ है कि उसकी वरिष्ठता सूची निर्धारित अवधि के भीतर सहायक शिक्षकों की ही जारी होगी। तो इससे ये बातें स्पष्ट हो जाती है कि प्रधान पाठक इस पदोन्नति की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। और वैसे भी यह जो प्रक्रिया है वो एक स्पेशल टाइम लिमिट, जिसको हमने 3 साल का रिलैक्सेशन नाम दिया है, उसके आधार पर हो रही है। तो आपने तो आज प्रधान पाठक का पद स्वीकार कर लिया है, तो आपकी पदोन्नति आगामी 5 वर्षों के भीतर ही संभव है। तो ये बातें भी खत्म हो जाती है। तीसरी जो सवाल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये बहुतों के मन में ये समस्या है कि जो यूडीटी का प्रमोशन है होना है उसमें हिंदी संस्कृत में किस तरह से पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो साथियों, इस पर मैं कुछ अपनी राय भी रखूंगा। वास्तव में यह है कि जो उच्च वर्ग शिक्षक की पदोन्नति है उसमें कुछ मापदंड है कि मिडिल स्कूल में किन किन विषयों की पदोन्नति होगी। उसमें सबसे पहला जो 2008 का सेटअप है वो उसको आप देखेंगे, आपको आसानी से वो मिल जाएगा। उसमें 4 ही विषय ऐसे हैं जिन विषयों के विरुद्ध मिडिल स्कूल में पदोन्नति होनी है। आपका पहला विषय हो जाता है अंग्रेजी, दूसरा विषय आपका हो जाता है गणित, तीसरा है आपका हिंदी, चौथा आपका है कला,
यानी कि मिडिल स्कूल के पदों पर केवल और केवल सेटअप में 4 विषय का ही उल्लेख है, जिसके मापदंड पे आपका प्रमोशन होना है। अब हम देखते हैं कि हिंदी और संस्कृत, बहुत सारे जो साथी हैं वो संस्कृत स्नातकोत्तर को लेकर के परेशान हैं कि सारे विषयों में स्नातक को योग्यता दी गई है, लेकिन संस्कृत ही एक ऐसा विषय है कि इसमें स्नातकोत्तर की योग्यता को भी शामिल की गई है। तो मैं इस पर अपना स्पष्टीकरण आपको दे दूं कि जहां तक मेरा मानना है कि हिंदी विषयों में जब भी प्रमोशन होगी, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए किसी संभाग में 50 पदों पे प्रमोशन होने हैं, तो 1 से लेके 50वें क्रम तक एक वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी। उस सूची के अंदर अगर किसी ने हिंदी किया है और वो वरिष्ठ है, तो उसको पदोन्नति पहले मिलेगी। उसके बाद अगर 2 नंबर का वरिष्ठ है, उसने अगर संस्कृत में स्नातक किया है, तो उसको पदोन्नति मिल जाएगी। अगर कोई तीसरे नंबर के क्रम पर है और संस्कृत में स्नातकोत्तर है, तो उसको तीसरे क्रम पर पदोन्नति मिलेगी। चौथे क्रम पर अगर फिर से हिंदी वाला है, या चौथे क्रम पर अगर फिर से संस्कृत वाला है, तो उसको संस्कृत को फिर से पदोन्नति मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस पदोन्नति की प्रक्रिया को राजपत्र के हिसाब से अगर समझें कानूनी तौर पे, तो सीधे 1 से लेके 50 क्रम तक वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी। ये उदाहरण है साथियों, और उसमें तीनों योग्यताओं को समान मापदंड पर लाते हुए वरिष्ठता के हिसाब से प्रमोशन देनी चाहिए। यही अभी की स्थिति में फैक्ट है। इसमें ना तो कोई 50% का खेल है, ना तो कोई 25% बीए वालों को या 25% एमए वालों को। ऐसा देने का अभी तक कोई भी प्रावधान या नियम नहीं है। फिलहाल जो आज की स्थिति में नियम है, वो यही कहता है। और उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है कि पदस्थापना कैसी हो। आज हमारा प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद कल हमारा जब पदस्थापना होगा, तो वो पदस्थापना कैसी हो जिससे विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। तो साथियों, इस पर मेरा मत ये है कि संबंधित जो नियुक्ति करता है, जैसे उच्च वर्ग शिक्षक के लिए जेडी हैं, तो उन्हें इस पर यह करना चाहिए, और हम संगठन के माध्यम से उनकी ध्यान में भी ये चीज लाएंगे कि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है, संबंधित अधिकारी को अपनी पूरी तैयारी पूरी करके रखनी पड़ेगी। और उसके बाद, चूंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा प्रमोशन जनवरी में जारी होता है, तो हर शिक्षक को कम से कम अगले 1.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा अपने पहले इंक्रीमेंट के लिए। और यही प्रमोशन अगर हमारा 31 दिसंबर में हो गया, तो हमें अपना अगला इंक्रीमेंट जुलाई की स्थिति में मिल जाएगा, यानी कि 6 महीने के बाद। तो इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो जेडी साहब हैं, एक तो वो पदोन्नति की सूची जारी कर देंगे। जैसे इंग्लिश विषय हो गया और गणित विषय हो गए, ये 2 विषय ऐसे हो जाते हैं हमारे पास जिसमें पदोन्नति के लिए कोई भी बात ही नहीं है, क्योंकि आपके पास पद बहुत सारे हैं और पद के विरुद्ध में कैंडिडेट आपके पास नहीं है। तो इस ये 2 विषयों में तो आपकी दिक्कत ही खत्म हो जाती है कि शेष कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा। ए से लेकर के जितने भी आखिरी क्रम तक क्राइटेरिया में आते हैं, उनकी आप एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बना करके सीधे उनका पदोन्नति का प्रस्ताव एक आर्डर जारी करके और सूचीबद्ध करके आप तय कर लेते हैं। ये काम आपका सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद जो 2 विषय बचते हैं, कला और हिंदी साहित्य, इन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो अगर हमारा 2 विषय का सॉर्ट आउट हो जाता है, तो ये 2 विषयों पर काम करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इस तरह से अगर हम पदोन्नति की कार्यवाही करेंगे, तो जो तय समय सीमा है उससे पूर्व हम यह पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर पाएँगे। जी। अब उसके साथ-साथ एक और सवाल हमारे मन में आता है कि अंग्रेजी साहित्य के बहुत सारे पद खाली हैं जिले में या संभाग में, और उसके मुकाबले जो उम्मीदवार हैं, या उसने उसमें जो पैमाना तय किया हुआ है अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, तो ऐसे उम्मीदवार बहुत कम हैं। तो
कुछ साथियों के मन में ये भावना आती है कि क्यों ना ऐसे पदों को अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर जो पास हैं उनको लेकर के पूरी कर ली जाए। तो साथियों मैं आपको बता दूं, हर विभाग और हर प्रक्रिया और हर पदोन्नति का एक मापदंड और नियम होता है जो हमारी सुविधाओं के अनुरूप बदला नहीं जा सकता। आप जैसा कि आज देख रहे हैं कि अंग्रेजी साहित्य में इतने सारे पद वैकेंट हैं, तो आपको ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पद खाली हुआ है वो अचानक से 2022-2021 का पद नहीं है। ये कई बार पदोन्नति प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद सबको मिल जोड़ करके यह पद जो है वो आज की स्थिति में आपको दिख रहा है। अगर आप यह सोचते हैं कि अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर वालों को शामिल कर लिया जाए, तो यह मांग हर पदोन्नति में मांगी गई है। इवन 2017 में जब पदोन्नति हुई तब, 13 में पदोन्नति हुई तब, 2017 में भी आप लोगों को याद होगा कि बहुत सारे जिलों में पद रिक्त गया था। तो वहां पर भी यह मांग उठी थी, लेकिन मेरे हिसाब से यह मांग उस समय भी पूरी नहीं हो पाई और हम देख रहे हैं कि आज वो जो पद है वो रिक्त है। क्योंकि इसके लिए स्नातक की योग्यता निर्धारित की गई है संस्कृत को छोड़ करके। इसलिए इसमें यह सोचना कि बचे हुए पदों पर स्नातकोत्तर को ले लिया जाए, यह आगामी ऐसे सहायक शिक्षकों के साथ एक तरह से न्याय नहीं होगा जो आज इंग्लिश में स्नातक कर रहे हैं और भविष्य में अपनी पदोन्नति की राह देख रहे हैं। और इसके बाद हमारा एक और सवाल है कि जो योग्यता है, क्योंकि मान लेते हैं हम कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है वो नवंबर में, दिसंबर में, जून में डिग्रियां देती है। अमूमन साथियों जो प्रमोशन करने का नियम है जो कि विधिवत सारे विभागों में है, उसमें उस सत्र के दौरान पदोन्नति जब होती है तो आपकी योग्यता 1-4 की स्थिति में ही देखी जाती है। उदाहरण के लिए अगर हमारी पदोन्नति आज 2022 में हो रही है, भले ही वो पदोन्नति दिसंबर में होगी पूरी या जनवरी में पूरी होगी 23 में, लेकिन उसे 2022 की सत्रांत अवधि का समय ही मानते हुए उसकी जो निर्धारित योग्यता है वो उस वर्ष की 1-4 ही मानी जाती है। यानी कि अगर आज 2022 में दिसंबर में आपका प्रमोशन भी हो जाता है और आपकी अगर उस विषय की डिग्री जून में आई है, जुलाई में आई है, अक्टूबर में आई है, नवंबर में आई है, हालांकि पदोन्नति के पूर्व आपके पास वह डिग्री उपलब्ध है, लेकिन जो राज्य शासन का नियम है सभी विभागों में वह यह कहता है कि पदोन्नति के लिए विचारणीय वही व्यक्ति होंगे जो उस पदोन्नति के वर्ष में 1 अप्रैल की स्थिति में निर्धारित अर्हता पूरी करते हों। यानी कि आपके पास वह डिग्री 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में होनी अनिवार्य है। अगर आपने वह निर्धारित अर्हता उस अवधि के बाद प्राप्त की है, मई में, जून में, जुलाई में, तो आपके नाम पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यह बात आप नोट कर लें, क्योंकि पदोन्नति का भी एक नियम होता है। तो साथियों, ऐसे कुछ सवालात थे जिसके मैंने उत्तर आपको दिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको भविष्य में ऐसे ही कुछ आपके जो ज़हन में सवालें होती थी कि मैं उसके उत्तर देता रहूँगा। आपको पुनः धन्यवाद। नमस्कार। जय जवाहर।